एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की बर्बर हत्या की जांच में जुटा राष्ट्रीय जांच अभिकरण यानी एनआईए को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनसे संकेत मिल रहे हैं कि इस हत्याकांड के पीछे कई मौलवियों का बड़ा हाथ है। यही वजह है कि एनआईए उन मौलवियों की तस्दीक करते हुए उनकी भूमिकाओं की जांच करने पर विचार कर रही है। एजेंसी को लगता है कि कन्हैया के हत्यारों को इन्हीं मौलवियों ने कत्ल का टारगेट दिया था। इतना ही नहीं, मौलवियों ने 2 और लोगों का सर तन से जुदा करने का फरमान दिया था। इसकी पुष्टि के लिए एनआईए अब नुपुर शर्मा विवाद के विरोध में आयोजित सम्मेलनों के फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। इन मामलों में कई और खुलासे हो चुके हैं और कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। एनआईए की जांच में जिस तरह से इन हत्याओं का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। डीसीपी इस पे रहेगी। तो बता दें कि उदयपुर और अमरावती में जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, इन हत्याओं का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अब मौलवियों को माना जा रहा है। एनआईए इस मामले की जांच में जुटी हुई है। एजेंसी को लगता है कि कन्हैया के हत्यारों को इन्हीं मौलवियों ने कत्ल का टारगेट दिया है। मौलवियों ने जब नुपुर शर्मा के विरोध में जो रैलियां हो रही थी, जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, उस दौरान कन्हैया लाल और उमेश की हत्या का टारगेट दिया। इसके साथ ही एक और व्यक्ति के टारगेट दिया गया था जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। इसकी पुष्टि के लिए एनआईए अब नुपुर शर्मा के विवाद में जितने भी विरोध हुए हैं, जितने भी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, उनकी वीडियो फुटेज को खंगालने वाली है। कई खुलासे अभी तक इन मामलों में हो चुके हैं और कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं टेरर कनेक्शन इसमें जो सामने आ रहा है और जिस तरीके से मौलवियों का नाम सामने आ रहा है, इसके बाद देखने वाली बात यही होगी कि आगे और क्या कुछ इस मामले को लेकर खुलासे हो सकते हैं। देश के सबसे सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे में एनआईए जुटी हुई है। एनआईए की जांच अभी भी जारी है। जांच में हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको बताते चले कि एनआईए की हिरासत में कन्हैया लाल के आरोपी और उमेश के आरोपी हैं जिनकी जांच की जा रही है। उदयपुर और अमरावती मामले का टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है। इन मामलों में कई खुलासे हुए हैं। मौलवियों का नाम सामने आया है। तो वहीं आपको बताते चले कि टेरर कनेक्शन भी इसमें देखने को मिल रहा है। एनआईए इस मामले में लगातार जांच कर रही है, तस्दीक करने में जुटी हुई है। एनआईए उन मौलवियों की तस्दीक भी करते हुए उनकी भूमिकाओं की जांच करने पर विचार कर रही है। एजेंसी को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया के हत्यारों को मौलवियों ने कत्ल का टारगेट दिया है। तो वहीं सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही उमेश की भी हत्या की गई है। अमरावती मर्डर और उदयपुर मर्डर में कहीं ना कहीं मौलवियों का अब हाथ बताया जा रहा है। उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जिस पर जांच की जाएगी। एनआईए उनकी भूमिका पर जांच कर रही है। सवालों के घेरे में अब मौलवी आ चुके हैं और टेरर कनेक्शन जिस तरीके से अब इसमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि कोई बाहरी एजेंसी है, कोई बाहरी व्यक्ति है। बाहरी व्यक्ति इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है जो इन सभी वारदातों को देश में अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है और देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसकी चर्चा की शुरुआत हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली से एलएन राव जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोयल, प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज की चर्चा में। करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं और साथ ही पूर्व डीसीपी दिल्ली से एलएन राव जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज की खास पेशकश में आपका। राव जी, सबसे पहले सवाल आपका, आपने बहुत करीब से ऐसे मामले देखे हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया हो,
चाहे वो अमरावती का मामला हो, चाहे वो उदयपुर का मामला हो, और मौलवियों की संदिग्ध भूमिका जो नजर आ रही है, क्या कुछ इस मामले पर टिप्पणी है? ये दोनों मामले, चाहे अमरावती है चाहे उदयपुर है, दोनों मामले एक सोची साजिश का हिस्सा है और प्लानिंग के साथ किया हुआ है। बहाना नुपुर शर्मा का दिया गया है, लेकिन ये लोग जो करने वाले हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट बनाया है और इस प्रकार से टोटली इसका अंजाम दिया है जिसको कोई भी देखेगा उसका दिल हिल जाएगा। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किस प्रकार से टेररिज्म फैलाया जाए, यानी कि लोगों के दिलों में भय स्थापित किया जाए। और वो भय स्थापित अभी है, इसका ये जो केसेस के बाद में जिस प्रकार से लोगों के पास फैक्ट जा रहे हैं और लोग वीडियो बनाकर अपनी माफीनामा भेज रहे हैं, उसका यही एक नतीजा है कि वो लग रहा है उन लोगों को कि कभी भी और किसी का नंबर आ सकता है। और ये लोग बिल्कुल, इनको कोई कानून का खौफ नहीं है, कोई हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चलते और किसी प्रकार से कोई इनका डर नहीं है। और यही ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे और ये कर रहे हैं, करके दिखा भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से जो हिंसा हो रही है और जो जिस तरीके से हत्याएं नुपुर शर्मा के ऊपर इनका आरोप डाला जा रहा है, इनकी शह लेकर मौलवी या फिर टेरर कनेक्शन जो सामने आ रहा है, इनकी शह ली जा रही है हत्याओं को, वारदात को अंजाम देने के लिए? देखिए, नुपुर शर्मा के बयान को एक बहाना बनाया गया है और ये बहाना चाहे वो कोई भी इनके धर्मगुरु हैं या ये सब लोग जो कर रहे हैं, वो इस प्रकार से इसको एक यूज कर रहे हैं टूल के तौर पे। करना तो इनको जो एक मौका मिल गया कि चलो इस बहाने से हम शुरुआत कर देते हैं, और ये शुरुआत अब थोड़ी कर रहे हैं, तो बहुत पहले से भी चल रहे हैं। और भी कई बार यूपी में इस प्रकार से ऐसा मिश्री तिवारी का ऐसे हुआ है और कई केसेस ऐसे हो चुके हैं। तो नुपुर शर्मा का काम नहीं था, लेकिन यहाँ एक ये नया इनको मुद्दा मिल गया करने के लिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कोई ऐसी राजक तत्वों की फौजें बनी हुई जो कर रहे हैं। मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं एलाइज कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो उग्रवादी हैं, वो किसी धर्म, जाति या किसी से संबंध नहीं रखते हो। जो ये पवन जी से एक सवाल, यही सवाल कि पवन जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ नुपुर शर्मा का बहाना बनाया जा रहा है, उनकी सिर्फ शह ली जा रही है वारदातों को अंजाम देने के लिए? ये तो सारा देश समझ रहा है मैडम। नुपुर शर्मा को आस्था जी अगर आप देखा जाए, नुपुर शर्मा वाकई एक बहाना बना रखा है, सॉफ्ट कॉर्नर लेके उसके अगेंस्ट है। जबकि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा अपने दोनों प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। नुपुर शर्मा जी ने भी माफी मांगी। नुपुर शर्मा तो बहाना भड़ास निकाली जा रही है। आतंकवादी कनेक्शन होने का क्या मतलब है? भारत के अंदर इतने सारे मुस्लिम रहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं संगठनों को क्यों दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम है। इसको दूसरे तरीके से ना लिया जाए, इस मामले को दबाने की कोशिश करने का, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। और कंट्रियों के साथ भी तो रिश्ते कोल्ड हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, उस चीज को कंसीडर नहीं किया जा रहा। कंसीडर ये किया जा रहा है कि हम कैसे अपना प्रभाव भारत में छोड़े, हमारी एक्टिविटी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, कैसे पब्लिक पे प्रेशर बनाया जाए। और अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी राजस्थान सरकार की भी लापरवाही है। उन्होंने इस उदयपुर कांड के अंदर भी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। अगर बिफोर कोई आपको अलग न्यूज मिलती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, क्यों एनआईए को इन्वॉल्व होना पड़ा? एनआईए को इन्वॉल्व इसलिए होना पड़ा ना, उन्हें लगा कि आतंकवादी गतिविधियां हैं। पवन जी, लेकिन सिर्फ ये कांग्रेस ही नहीं, अमरावती में भी ऐसी वारदात देखने को मिली है, तो ये सिर्फ राजस्थान में ही तो नहीं हुआ है। तो यही तो कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन नुपुर शर्मा, तो कंधा नुपुर शर्मा के नाम का यूज किया जा रहा है। बट किया क्या जा रहा है? अपनी दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। इन लोगों को आप नजरिए से देखे होंगे तो इन्हें कोई डर ही नहीं है। इस तरीके से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं जैसे कोई राक्षस करता हो। इतनी बेरहमी से कौन ऐसे हत्या करता है? पवन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ निशाना उन्हीं लोगों को बनाया जा रहा है जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में या तो पोस्ट डाली थी या उनके समर्थन में खड़े थे? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नुपुर शर्मा के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, जिससे कि उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिल जाए कि कोई भी इनके संगठन के खिलाफ, इनके गुरु के खिलाफ या इनके जो भी XYZ जिनको ये मानते हैं उनके खिलाफ कोई भी हिम्मत ना करे। एक तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जी। तो ये साजिशन, ये सब कुछ किया जा रहा है कि उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे। राव जी, ये तो सबके सामने बात है। राव जी, क्या कहेंगे इस पर? उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जो नुपुर शर्मा के समर्थन में थे। ऐसे तो और भी लोग सामने आएंगे जो उनका समर्थन कर रहे हैं।
देखिए नुपुर शर्मा का समर्थन तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये तो सॉफ्ट टारगेट इनको मिल जाता है जिसको इजीली वो कर सकते हैं, इसका जिसमें इजीली जिनको वो मारने की प्लानिंग में उनका हिस्सा बन जाता है या उसके नजदीक कहीं है जिनकी रेकी करना आसान हो जाता है। वैसे नुपुर शर्मा के समर्थन में बहुत लोग हैं, सब लोगों को थोड़ी मार देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सॉफ्ट टारगेट इनको मिलते हैं, उनको इन्होंने टारगेट अभी बनाया है। और लेकिन अभी उसके बाद इतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ा हुआ है और इमीडिएटली जो कार्रवाई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आगे और भी जो नाम सामने आएंगे? 17 जून को जिस तरीके से बताया जा रहा है नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, वहां पर कन्हैया लाल के कातिल मौजूद थे और वहां पर साजिश रची गई, तो आपको लगता है कि इसमें और भी नाम सामने आ सकते हैं, और भी लोगों की हत्याएं हो सकती हैं? तो इसमें बहुत से नाम अभी सामने आएंगे। अभी तो देखो ना, जिम्मे शुरू हुआ है अभी इन्वेस्टिगेशन, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। इसमें जितने आदमी शामिल हैं, चाहे किसी ने किसी प्रकार से मदद की हो, फाइनेंशियली मदद की हो, लॉजिस्टिकली मदद की हो, या तो ये जरूरी नहीं है कि 2 आदमी मारने वाले थे। इसके अलावा जिसने इसमें सहयोग दिया है, कॉन्स्पिरेसी की है, यानी कि किसी प्रकार का इसमें षड्यंत्र रचा है कि ऐसे मारना है। और ये पर्टिकुलरली उनको मारने के बाद उनका पर्पज ये था कि लोगों को टेरराइज करें, हिंदू कम्युनिटी को टेरराइज करें कि हम ऐसा बदला लेने के लिए सक्षम है। तो इस काम में सभी लोग शामिल होंगे। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन बड़ी जोरों चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसके आदमी के नाम आ रहे हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एनआईए अब इसका पता तो लगा ही लेगी। जिस तरीके से टेरर कनेक्शन की इसमें बात सामने आ रही है, टेरर कनेक्शन का किस तरीके से इसका पता लगता है? आपको क्या लगता है कि देश के अंदर ही कोई मास्टरमाइंड इसका है या फिर देश के बाहर कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल कर रहा है? नहीं, देश के बाहर से लोगों के कनेक्शन इसमें आए हैं ना सामने। जो मारने वाले थे उदयपुर वाले केस में, उनको बाहर से ट्रेनिंग मिली है पाकिस्तान से। ओपनली मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, कभी भी यहाँ पे फेवर में बात की नहीं। उन्होंने हमेशा हमारे उस पड़ोसी देश से चाहा है कि हमारे यहाँ देश में किस प्रकार से अशांति फैले, हिंदू मुस्लिम किस प्रकार से झगड़ा करे आपस में। उनका तो मकसद यही है कराने का। तो ये डेफिनेटली वहां से कनेक्शन तो है ही है, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई ऐसे लोग हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो उन्हीं के हैंडलर हैं, वही जो हैंडल कर रहे हैं। बाहर वाले बैठे हुए आदमी ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों का ब्रेन वॉश जल्दी से जल्दी किया जाए। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो मिसगाइडिंग यूथ हैं, उनको यूज करते हैं। वो उनको सर्वे करके देखते हैं कि कौन आदमी उनके काम आ सकता है। तो हमारे देश में रहने वाले लोगों को भी वो पकड़ के इस प्रकार से वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जैसे ये तो हमारे देश के ही थे ना मारने वाले, कोई बाहर के तो नहीं है, लेकिन इनका हैंडल करने वाला वो पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग देने के बाद में ये भेजते हैं यहाँ पर, अच्छा ही हथियार लेके भेजते हैं, आरडीएक्स लेके भेजते हैं, एफआईसी यानी फेक करेंसी लेके भेजते हैं, नारकोटिक्स का ड्रग्स करते हैं। तो नार्को टेररिज्म का भी लिंक होता है। तो ये सारे टेररिस्ट एक्ट हैं और ये टेररिस्ट एक्ट वही होता है जो इस काम करने के बाद में लोगों को टेरराइज कर दे, भयभीत कर दे, लोगों को घबरा जाए लोग। तो वो सारा ये काम किया है। नॉर्मल मर्डर केस नहीं है दोनों ही, ये टेररिस्ट एक्ट इसीलिए इसको टेररिस्ट केस इसका नाम दिया गया है। पवन जी, राव साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो टेरर कनेक्शन है, ट्रेनिंग वहां से दी जा रही है, पहुंचाया जा रहा है सामान यहाँ पर, तो जिस तरीके की ये गतिविधियां हैं पाकिस्तान से या फिर कोई अन्य देश से जब देश में लोग आते हैं या फिर सामान पहुंचाया जाता है, सरकार को क्या इसकी जानकारी नहीं लग पाती किस तरीके से सामान देश के अंदर आ रहा है? इंटेलिजेंस कंपनी अपना काम करती है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेज अपना काम करती है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। सरकार बिल्कुल अलग रहती है। इंटेलिजेंस कंपनी जो होती है उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है क्या? इन सारी हरकतों पर निगरानी नहीं रखी जाती है? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो सब एक्टिव रहती है। जानकारी ऐसे तो पहले लग नहीं पाएगी, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े संगठन है। अगर आप देखेंगे एनआईए ने अभी पाकिस्तान का खुलासा किया कि इसमें पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप पाकिस्तान को ढंग से लेंगे तो शुरू कब से वो आजाद हुआ है हमारे साथ से, तब से कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। अब तक वो हमसे 3 बार युद्ध कर चुका है, 3 बार उसे मुगी खानी पड़ी है। बिल्कुल, लेकिन पवन जी, जब पाकिस्तान देश पर लगातार हमले करता रहता है, लगातार कोशिश करता रहता है भारत में अशांति पैदा करने की, तो ऐसी एजेंसियों को भी चाहिए कि पाकिस्तान की हरकतों पर निगरानी रखे। और इस तरीके से अगर उस देश से कोई भी सामान देश में लाया जाता है, भारत में लाया जाता है, या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इस तरीके की, या फिर कोई कम्युनिकेशन होता है दोनों देशों के बीच के लोगों में, तो इसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी बनती है एजेंसी की।
बिल्कुल एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है। एजेंसी अपना काम बिल्कुल सही ढंग से करती है। अगर आप देखेंगे तो जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई है तब से आप पहले सुनते थे कि दीपावली पर कहते थे कि अपना ध्यान रखिए, आतंकवादी हमला हो सकता है, बम फूट सकता है। अब ऐसी एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। अगर आप कश्मीर में भी देखेंगे तो पत्थरबाजी का माहौल कितना घटा दिया गया। धारा 370 और 35 से हटाने के बाद कश्मीर का माहौल भी बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, जो आतंकवादी ग्रुप जिस तरीके से होते हैं, जो ये संगठन होते हैं, इनकी एक ही फिलोसफी होती है, एक ही फंडा होता है कि सामने वाले नॉन मुस्लिम रिलीजियन को अटैक करना, उनके खिलाफ मर्डर्स करना, उनके साथ बुरी से बुरी हालत करना। अभी कश्मीर के अंदर 5 लोगों के मर्डर, अभी जो पीछे केस हुआ था उसमें नाम पूछ पूछ के मर्डर किए गए थे। ऑन रिकॉर्ड है वो। तो अगर मुस्लिम था तो उन्हें छोड़ दिया गया था, बट अगर जो कोई हिंदू, सिख या कोई भी था तो उनको सीधे गोली मार दी गई थी। तो इनकी फिलॉसफी, इनकी मेंटालिटी बिल्कुल हम लोगों के अगेंस्ट रहती है। इनका सिर्फ एक ही फंडा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिहाद को फॉलो अप करना, मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाना और देशों पर कब्जा करना। 1947 से अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कंट्रियां 6 से 7 हो गई हैं, बट हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं की एक ही कंट्री है। तो मैं ये नहीं कहता कि भारत का मुसलमान भारत का ही है, मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के फेवर में जरूर हूँ कि हम लोगों को यूनिटी से रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। अभी उदयपुर कांड में पड़ोसी की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो इन चीजों को हमें खुद भी फोकस, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अलर्ट रहें। पवन जी, तो इस पे क्या सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मौलानियों की इसमें समझ में आ रहा है, सामने आ रहा है कि मौलानी जो है उनका इसमें हाथ है, तो इस पे सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है कि आगे इस तरीके की कोई वारदात ना हो? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही तो है ना, ये बोला है अमित शाह जी ने तो ऑर्डर दिए। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जी राव साहब, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। एनआईए तो अपना काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी एनआईए काम कर रही है, उदयपुर में भी एनआईए काम कर रही है। तो क्या सारी जिम्मेदारी एनआईए की है, सरकार की नहीं है? जिम्मेदारी है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, खाली उदयपुर या महाराष्ट्र की नहीं है। राव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, इतने लंबे समय से कम्युनिकेशन हो रहा है, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि टेरर कनेक्शन हर बार निकलने को सामने आता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एजेंसी है, एजेंसी निगरानी रखेंगी इस पर? समझ में नहीं आया क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे से पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, आपका कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं? ऑडियो में प्रॉब्लम है कुछ? जिस तरीके से पवन जी कह रहे हैं कि आपके ऑडियो में प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? राव साहब, जिस तरीके से पवन जी कह रहे हैं कि एनआईए इस पर पूरी जांच कर रही है और हर मामले में पवन जी एनआईए को बीच में लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? एनआईए और बाकी जो एजेंसी हैं उनका ही पूरा काम है? देखिए, एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सरकार की ही एजेंसी है, इन्हीं की सरकार ही इस पर आपका मैंडेट देती है। तो जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, टेरर अटैक की कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें उग्रवादियों का शामिल होना पाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करती है। इसमें सरकार तो डायरेक्शन देती है कि कोई भी ऐसा केस होता है जो एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। आपका ऑडियो बार बार मेरे म्यूट हो रहा है। जी राव साहब, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए है, ये पूरे देश के लिए एक है जो टेररिस्ट अटैक के केसेस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी जोरों करती है। इसमें सरकार की डेफिनेटली कोई जिम्मेवारी तो है ही है, सरकार भी उसी की इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करती है और एनआईए रिस्पॉन्सिबल है सरकार को बताने के लिए कि हमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और क्या क्या। लेकिन ये एनआईए सेंट्रल के अंदर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेवारी अलग होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो कानून व्यवस्था की सिचुएशन का देखभाल करने की बात है, वो स्टेट की जिम्मेवारी होती है। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था को सुधार में लाना या उसको रोकना, ऐसे केस दोबारा ना हो, ये सब करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। और वहां पर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, लोकल पुलिस होती है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, वो लोकल लेवल पे करते हैं। लेकिन जहाँ पर नेशनल की बात आती है, जहाँ पर
हमारे पूरे देश की बात आती है, टेरर की बात आती है, तो जैसे सीबीआई है, ईडी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये NIA ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नेशनल लेवल की है, जो केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो दो अलग अलग बातें हो गई हैं कि प्रिवेंशन का काम करना और अपने हर राज्य में अपना कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी वो राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार के गृह मंत्री करते हैं या उनका चीफ मिनिस्टर करते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें टेरर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कई राज्यों में कोई इनके मुलजिम जैसे ऐसे उदयपुर वाले केस में कानपुर का लिंक आ रहा है, बिहार का लिंक आ रहा है, तो वहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए NIA सक्षम है। और NIA को भी उनका पूरा नेटवर्क होता है, पूरे देश में उनके ऑफिस होते हैं, वो इस प्रकार से वो जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। स्टेट लेवल या लोकल पुलिस करती है तो उसको इतना ज्यादा उनके साधन भी इतने नहीं होते हैं। जी हमारे साथ राव साहब, हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जो है उत्तराखंड के करण मेहरा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। करण जी, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से यहाँ टेरर कनेक्शन सामने आ रहा है, मौलानियों का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो इस पे राज्य स्तर पर अगर देखा जाए, इस तरीके की अगर चीजें देखने को मिलती हैं, गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो राज्य सरकार की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? देखिए, राज्य सरकार को की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बना के रखे और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में ये बात, मेरी बात का उत्तर दे दें, तालिब हुसैन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिख रहा है, जो लश्कर का आतंकवादी है, और गृह मंत्री क्या प्रोटोकॉल होता है उसमें एक आतंकवादी कैसे हो सकता है, ये समझ से परे है, और इनके IT सेल का अध्यक्ष है। और राष्ट्र की बात करते हैं तो इन चीजों का उत्तर दें। दूसरा, मैं उदयपुर कन्हैया लाल के हत्यारे के मामले में कह रहा हूँ, रियाज की तस्वीरें जो आपने देखी होंगी, हमने सभी अखबारों में देखी, गुलाब चंद कटारिया के साथ, जो वहाँ के पूर्व गृह मंत्री, उनके साथ उसकी तस्वीरें हैं, वो भी वहाँ के एक इनके मिलिट्री सेल का जो है सदस्य है। इसके अलावा भी अन्य कई केस हैं, अगर ये कहें तो मैं एक एक करके खोल के दिखा दूं। मौलानाओं की बात करना, मुल्लाओं की बात करना अलग चीज है, लेकिन अपने गिरबान पे जाके ना क्यों सदस्य बना रहे हैं? क्यों हर घटना से घटा हुआ व्यक्ति बीजेपी का सदस्य निकलता है, या इनके गृह मंत्री के संग उसकी फोटो आती है, कहीं राज्य के गृह मंत्री के संग फोटो आती है, कहीं केंद्र के गृह मंत्री के संग फोटो आती है, तो ये सामान्य चीजें नहीं है। इस बात का उत्तर बीजेपी को देना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फोटोज सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनका बीजेपी से कोई कनेक्शन है? निश्चित ही पार्टी के सदस्य ऐसे नहीं बनते। और मैं तो कह रहा हूँ, पार्टी के सदस्य छोड़िए साहब, जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री, वो भी जो बहुत ही संवेदनशील एरिया है कश्मीर का, वहाँ अमित शाह की बैठकों में जब इनका एक साथी वहाँ फोटो में अमित शाह के साथ दिख रहा, तो इस बात का उत्तर बीजेपी को देना चाहिए। ठीक है करण जी, आपने सवाल पूछा है, पवन जी अब इसका जवाब दे देंगे। पवन जी, आपका जी बड़ा आसान है भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा देना। जब जिम्मेदारी खुद की बन जाती है ना, तो फिर एक बड़ी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, बहुत आसान है। एक इंसान, एक आतंकवादी जो अब सामने आ रहा है, जिसकी अमित शाह जी के साथ फोटो दिखाई जा रही है, या जो भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ये इनको तब ध्यान नहीं आया जब वो 28 जून को मर्डर करने से पहले 17 जून को चैलेंज कर रहा है, और तब राजस्थान की सरकार, प्रशासन सब सो रहे हैं। मर्डर करने के बाद भी वो वीडियो पोस्ट कर रहा है, देखो मैंने कन्हैया लाल का मर्डर कर दिया। तो इस केस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, पहली बात। दूसरा, अब मैं आता हूँ कन्हैया लाल पे। JNU पे सारे आरोप लगे हुए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उनके लिए क्या जवाब देंगे ये, जिन्होंने इनको अपना प्रवक्ता बना रखा है? ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना बड़ा आसान है, बजाय अपनी जिम्मेदारी को समझे। वही अगर अमित शाह जी का वो कार्य करता है, तो अमित शाह जी ने ही NIA को मैडम आस्था जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, NIA को बहुत छोटा ना समझे। CBI, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, स्टेट पुलिस, इन सबसे बड़ी टीम होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिनका काम होता है आतंकवादी एक्टिविटीज को चेक करना, उनके अगेंस्ट जाना, उनके खिलाफ जाना, उनकी सारी जांच पड़ताल करना। तो बहुत ही परफेक्ट होती है, जो हमारे देश की बहुत अच्छी पोजीशन है। पुलवामा की क्यों नहीं आज तक जांच आई सामने? पुलवामा की घटना की जांच आज तक सामने नहीं आई, इसका उत्तर देंगे? इन आतंकवादियों से गृह मंत्री के फोटो आ रहे हैं, इस बात का उत्तर देंगे? पुलवामा की जांच में क्या आपको देना चाहिए? पुलवामा की जांच में क्या आपने भी तो, कांग्रेस ने भी तो राफेल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, राहुल गांधी जी ने, उनको माफी मांगनी पड़ी थी। पूरा देश आपसे उसकी जांच चाह रहा था। पूरे देश ने आपसे मांग की कि पुलवामा की में घटना कैसे घटी, कौन लोग उसके अपराधी थे,
जो इतने हाई सिक्योरिटी जोन था, वहाँ इतने 2 क्विंटल के आसपास वहाँ आरडीएक्स कैसे चले गया, ये जांच का विषय था। बिल्कुल करण जी, ये तो है जांच का विषय कि किस तरीके से आरडीएक्स चला गया है यहाँ पे। पवन जी, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब दूंगा आस्था जी। इन्होंने पुलवामा की बात करी, राफेल के लिए तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, पुलवामा के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, क्योंकि पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक कब हो चुके थे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया था, ये उसके लिए जाएंगे ही नहीं, इनको पता है कि जवाब क्या है, यही जवाब मांग रहे हैं। राफेल के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी ने माफी मांगी थी। आज राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों जमानत पे हैं, उसकी बातें नहीं करेंगे, दोनों बेल पर है, उसकी बातें नहीं करेंगे, क्यों पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। इनसे राजस्थान संभाला नहीं जा रहा, तो देश संभालने की बात कर रहे हैं। साहब राजस्थान को संभालिए, उसकी चिंता कीजिए। एक आतंकवादी एक्टिविटी आपके स्टेट में होती है, पहले अपील करता है, पहले वीडियो डालते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं करते हैं। राज्य सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था राजस्थान में चला रही है, इतना बड़ा हत्याकांड वहाँ पर हो गया है, क्या इतनी गतिविधियां वहाँ पर हुई, कोई भनक नहीं लगी किसी को भी? क्योंकि हत्या होने के पहले भी प्रदर्शन हुए जहाँ पर मौलाना इकट्ठे हुए, जिनका कनेक्शन इससे सामने आ रहा है। देखिए, कहीं ये बहुत छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एक राष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का कार्यकर्ता है और उसके वहाँ के पूर्व होम मिनिस्टर के साथ फोटो। करण जी, अगर मान भी लेते हैं, आपकी बात अगर मान लेते हैं, तो क्या राज्य सरकार का आप बताइए कर्तव्य, राज्य सरकार ने इस पर क्या किया? सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली और जैसे ही इसको आईएनए ने अपने हाथ में लिया, उन्होंने तारीफ भी की केंद्र सरकार की, इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। अब बारी है जिस एजेंसी को जांच सौंपी गई हो, तुरंत अपनी जांच रिपोर्ट दे और वो ये भी रिपोर्ट दे कि वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता थे या नहीं थे। ये तो एनआईए जांच कर रही है, एनआईए इसका पता लगा लेगी। तो कितना टाइम लगेगा तो पता लगा कि किसके संग उसके फोन कॉल्स थी, किनके साथ वो पहले मिला, किनके आधार पे षड्यंत्र रचा गया। ये तो जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं, उसी स्टेट में इस तरीके की घटनाएं क्यों घटती हैं, ये भी एक जांच का विषय है। अमरावती में इलेक्शन थे, पोलराइजेशन ऑफ वोट का करण जी, अमरावती में इलेक्शन थे क्या, महाराष्ट्र में इलेक्शन थे क्या? देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन किसने दिया बयान जिसके बाद ये घटनाएं घटी? वो किस पार्टी की लीडर थी? किस पार्टी की प्रवक्ता के बयानों के बाद इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई? क्या पार्टी? उन्हें तो बीजेपी निकाल चुकी है, उन्हें तो बीजेपी निकाल चुकी है, बीजेपी अपनी तरफ से कर चुकी है कार्रवाई। देखिए, निष्कासन करके अपनी जिम्मेदारी से बचना मतलब ठीक तो आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? पार्टी की तरफ से क्या किया जाए? पार्टी की तरफ से ये होना चाहिए कि जो इस तरीके के बयानबाजी, इस पर सख्त रोक लगनी चाहिए और पार्टी को पता होना चाहिए। करण जी, कांग्रेस की तरफ से भी बयान दिए जाते हैं, एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान दिए जाते हैं, देवी देवताओं को लेकर बयान दिए जाते हैं। बयानों का तो ये सिलसिला आज का नहीं है। कांग्रेस की तरफ से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, किसी भी कांग्रेस के नेता ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए कोई बयान नहीं दिया हुआ आज तक। तो कन्हैया कुमार के लिए क्या बोलेगी कांग्रेस? उन्होंने प्रवक्ता बना रखा है अपना, उन पर अभी तक केस चल रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको क्यों आपने अपनी मेंबरशिप दे दी? क्यों एमपी की टिकट दे दी? कन्हैया कुमार के लिए कोई शब्द बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे। प्रवक्ता बोलता है कि केदारनाथ में जाके मोक्ष मिलना चाहिए, मरना अच्छा है। ठीक है राव साहब, जिस तरीके से ये बीजेपी कांग्रेस की बहस चल रही है, आप क्या कहेंगे इस पे? चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में इस प्रकार के केसेस को लेकर बहुत से लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि एक पक्ष हमारा रहे, वो नाराज ना हो जाए, कि दूसरे पक्ष को खुश करना चाहते हैं। जब तक वोट बैंक की जो बातें चलती है, तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में चलती रहेगी, तब तक इन चीजों में सुधार होने वाला नहीं है। हमें पॉलिटिकल लीडर्स को भी हमारे देश की जहाँ तक सुरक्षा और प्रभुता की बात है, अखंडता की बात है, उसमें सबको एक होना चाहिए। यहाँ पर पार्टी बिल्कुल भूलना चाहिए और इस प्रकार से ये एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना ये गलत है। कोई भी पार्टी अपने, भले ही वो अपने अपने मुद्दे अलग होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, लेकिन जहाँ तक देश की बात है, जहाँ देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है, वहाँ इन पार्टी वालों को सबको एकजुट होना चाहिए और एक विषय में उनकी बात होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इन चीजों को लेकर अगर ये कोई अपनी राजनीतिक बातें करते हैं, तो ये मैं बिल्कुल इसको ठीक नहीं समझता हूँ। ये एक उग्रवादियों का घटना है, एक टेररिस्ट एक्ट है, इसमें चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और पार्टी है, उन सबको इसको कंडेम करना चाहिए
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे केस को अगर सपोर्ट करती है तो वो मैं समझता हूँ देश के खिलाफ बात कर रही है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल लीडर्स को अपने स्टेटमेंट देने चाहिए और अपनी बात को भी रखते वक्त ये ध्यान रखें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानों का ये सिलसिला चला आ रहा है, अभी का नहीं है, बहुत लंबे समय का है। भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, देवी देवताओं के ऊपर दिए जाते हैं, तो कभी मुस्लिम पक्ष के ऊपर भी बयान दिए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये सिलसिला कब तक थमेगा? ऐसे बयानों से बचना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। कब तक ये सिलसिला चलेगा ये तो अब देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से अब केंद्र सरकार सोशल मीडिया को लेके कानून ला रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पर बयान दिए जाते हैं या पोस्टर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर जरूर कमी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जुड़े हुए थे, हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली के एलन राव जी जुड़े हुए थे, पवन गोयल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनआईटी अब इस मामले में जांच कर रही है और ये जांच कब खत्म होगी ये तो देखने वाली बात होगी, कितना समय इस पे लगेगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस पे खुलासे हो रहे हैं, अब नया क्या कुछ खुलासा होने वाला है आने वाला वक्त ही बताएगा। कभी मौलानियों के नाम सामने आते हैं तो कभी टेरर कनेक्शन इसमें सामने आता है। अब क्या कुछ इस मामले पर नया देखने को मिलेगा आने वाला वक्त ही बताएगा और एनआईए की जांच में सब खुलासा हो जाएगा कि कौन है इस पूरे मामले का हत्याकांड का मास्टरमाइंड। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।